बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वाला बॉटनी का जो लेक्चर है उसमें हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो फैक्टर्स जो हैं जो वाटर की एब्जॉर्प्शन पे असरअंदाज होते हैं वो कौन कौन से हैं? सॉइल टेम्परेचर, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद अ राइज इन द सॉइल टेम्परेचर, यानी सॉइल के टेम्परेचर में अगर जो है वो इजाफा हो जाए तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। अगर 35 डिग्री से अबव टेम्परेचर चला जाए तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लो टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। लो टेम्परेचर के क्या क्या नुकसान हैं? यानी सॉरी, नुकसान नहीं, हम इसको कह सकते हैं लो टेम्परेचर की क्या क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन मुतासिर होती है। एक तो लो कंडीशन की वजह से वाटर की विस्कोसिटी, वाटर का हैवीपन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद लो टेम्परेचर जो है वो रूट का जो है एलोंगेशन उसको डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जो लो टेम्परेचर है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल्स हैं, रूट के सेल्स हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस कर देता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो एब्जॉर्प्शन वाटर की जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद सॉइल एयर का क्या रोल है वाटर के एब्जॉर्प्शन में? वाटर एब्जॉर्प्शन आल्सो नीड्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन। दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द सॉइल एयर। देयरफॉर वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल एयर। अगर सॉइल में एयर प्रेजेंट होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, अदरवाइज जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जैसा कि वाटर लॉग्ड सॉइल जो है उनमें बहुत कम एयर होती है, तो इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन जो है, उनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर लॉग्ड सॉइल जो है उनमें प्लांट्स में विल्टिंग आ जाती है। उसके बाद सॉइल वाटर, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। जितने ज़्यादा सॉइल में वाटर कंटेंट होंगे तो उससे एब्जॉर्प्शन भी उतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये भी उसी तरह से एक ख़ास लिमिट तक। अगर ओवर इरिगेशन हो जाएगी सॉइल तो उसमें एरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और इस वजह से सॉइल के एब्जॉर्प्शन फिर डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है रूट सिस्टम। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो डिपेंड ऑन द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। जितना प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप्ड होगा उतनी ही अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि रूट्स लंबे, मतलब जो स्पेसिस है वहाँ तक, लार्जर स्पेसिस तक या डिस्टेंसेस तक जा सकेंगी, इसलिए रूट सिस्टम जितना डेवलप होगा उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से प्लांट की एब्जॉर्बिंग, वाटर एब्जॉर्ब करने की जो करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आ जाता है क्या हम पढ़ें, ट्रांसपायरेशन। रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपायरेशन होती है तो वाटर, यानी जितना प्लांट में से वाटर का लॉस होगा प्लांट उसी के अकॉर्डिंग वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो जो ट्रांसपायरेशन है वो भी एब्जॉर्प्शन वाटर की जो है वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, जो कि असेंट ऑफ सैप है। ट्रांसलोकेशन जो है वो स्टूडेंट क्या होती है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। सैप जो है वो क्या होता है? वाटर और उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स वगैरह जो हैं वो सैप कहलाता है, ठीक है। तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट, यानी सॉइल से रूट में, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ और लीफ से फिर एटमोसफेयर में, ठीक है। तो ये वाली जो अपवर्ड मूवमेंट है ये क्या कहलाता है? असेंट ऑफ सैप। ये होता कैसे है? क्वांटिटी ऑफ वाटर इज, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट, इट मस्ट बी कंडक्टेड अपवर्ड, ठीक है, टू द ट्रांसपायरिंग सर्फेसिस ऑफ अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ट्रांसपायरिंग सर्फेसिस जो है वो लीव्स हैं, उन तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी ट्रांसफर होकर बाहर जा रहा है तो लीफ में पानी की कमी हो जाएगी, तो वहाँ तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। और ये पानी का ऊपर तक लेके जाना ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होता है, तो इसलिए मुश्किल भी होता है। डिस्टेंस कवर इज़ वेरी लार्ज, इट समटाइम्स एक्सीड्स 300 फीट इन यूकलिप्टस फेदा, जो कि इतना बड़ा, मतलब इतना लंबा ट्री होता है, उसकी ऊंचाइयों तक पानी पहुंचा होता है। उसकी ऊंचाई वाले जो पत्ते हैं वहाँ तक भी, उनमें भी पानी होता है, ठीक है। तो वहाँ तक भी जाहिर सी बात है पानी किसी ना किसी मैकेनिज्म के तहत तो जाता है ना, तो वो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। पाथ ऑफ वाटर स्ट्रीम। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू जाइलम। पानी चूँकि जाइलम ट्रांस कंडक्ट करता है तो जाइलम के जरिए ही जा रहा होता है। वाटर राइजेज अप टू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम डक्ट, डज नॉट राइज अप द वॉल्स ऑफ द जाइलम। जाइलम के जो ल्यूमेन है उसके जरिए पानी अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है, जाइलम की वॉल्स जो है
उनके थ्रू नहीं जा रहा होता। कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ जाइलम फॉर कंटिन्यूस कैपिलरी ट्यूब्स, द ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू स्टेम। ठीक है, जो जाइलम की ट्यूब्स जो कि कैपिलरी ट्यूब्स एक टाइप की बनी होती हैं, वो रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ में जो है वो गई होती हैं। आपस में वो पिट्स के जरिए कम्युनिकेट कर रही होती हैं, यानी पिट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जाइलम की जो ट्यूब्स है उनमें। जाइलम की ट्यूब्स कौन सी होंगी? वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द outermost annual ring of sapwood conduct water in woody tree or plant। हार्टवुड मतलब अगर एक ट्री को कट करें तो उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, वो कंडक्शन का काम कर रही होती है, वाटर की कंडक्शन का। जो उसका ट्री का दरमियानी वाला पोर्शन होता है जिसको हार्टवुड कहते हैं, वो इसमें अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही होती। क्यों? क्योंकि मतलब ये कैसे पता चला? इस वजह से कि अगर ट्री दरमियान से हॉलो भी हो जाए, ट्री दरमियान से खाया भी जाए, तो भी उसमें वाटर की कंडक्शन जारी रहती है। ठीक है, तो वो किस इसका मतलब कि कौन कर रही होती है? इसकी जो आउटर मोस्ट एनुअल रिंग बना होता है, आउटर मोस्ट जो होता है रिंग, वो वहाँ से हो रही होती है कंडक्शन। अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि असेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती हैं। उसमें सबसे पहले रूट प्रेशर की है, फिर कैपिलरिटी की है, कैपिलरी एक्शन के तहत ये नहीं हो रहा होता है। उसके बाद कुछ वाइटल थ्योरीज हैं, और उसके बाद जो है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। रूट प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन रूट विच फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि पानी रूट में भर जाने से जो प्रेशर आता है रूट के अंदर, ठीक है, उस प्रेशर के तहत पानी एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता है ना। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को हम रूट प्रेशर कहते हैं। लेकिन रूट प्रेशर जो है वो किसी हद तक तो अपना रोल प्ले करता है, लेकिन ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि रूट प्रेशर से एक ख़ास लिमिट तक पानी ऊंचाई तक जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर सफ़ेदा या कोई बहुत लंबा दरख्त है तो उसकी ऊंचाई तक पानी रूट प्रेशर की वजह से चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। रूट प्रेशर की वजह से एक ख़ास ऊंचाई तक तो पानी पहुंच सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर तक अगर जा रहा है तो उसके लिए यकीनन कोई ना कोई और मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अब हम देख सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि रूट प्रेशर जो है वो टोटली अपना रोल प्ले नहीं करता। पहला पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज़ मच लोअर। हाँ जी, रूट प्रेशर जो है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो ऊंचाइयों तक पानी पहुंचा दे। दिस प्रेशर इज insufficient to rise water to much height, rarely exceeds 3 atmosphere। जबकि ऊंचाई जो बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए तकरीबन 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो इतना तो कभी भी रूट प्रेशर नहीं हुआ। रूट प्रेशर मैक्सिमम भी अगर बढ़े तो वो 3 एटमॉस्फेयर तक जाता है, वो भी कम कम। ठीक है ना, तो रूट प्रेशर इतना ज़्यादा होता ही नहीं कि प्लांट की ऊंचाइयों तक पानी पहुँचा सके। उसके बाद रूट प्रेशर जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशन आती हैं, यानी किसी सीज़न में रूट प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, किसी सीज़न में रूट प्रेशर कम हो रहा होता है। न्यू लीव्स आर कमिंग आउट एंड ट्रांसपायरेशन इज स्लो इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में ट्रांसपायरेशन स्लो होती है, तो स्प्रिंग में जो है वो रूट प्रेशर हाई होगा। बट ट्रांसपायरेशन इज़ रैपिड इन समर। समर में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही होती है, तो उसमें रूट प्रेशर की जो वैल्यू है समर में कम हो, यानी सर्दियों में, गर्मियों में जो रूट प्रेशर की वैल्यू है वो कम होगी, सर्दियों में ज़्यादा होगी, स्प्रिंग में ज़्यादा होगी। तो इसलिए समर्स में जो है वो तो असेंट ऑफ सैप में रूट प्रेशर का कोई इतना रोल नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कम होती है। लेकिन सर्दियों और गर्मियों में मौसम जो भी हो, पानी तो ऊपर की तरफ मूव कर ही रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ना कोई और मैकेनिज्म जो है वो यकीनन अपना रोल प्ले करता है। कैपिलरिटी का जो मैकेनिज्म है, कैपिलरिटी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर किसी ग्लास ट्यूब को पानी के अंदर उलट के रख दिया जाए, ठीक है ना, जो बहुत बारीक बोर वाली होती है दरमियान से, जिसमें बहुत बारीक सा बोर होगा, ठीक है, उसको अगर पानी के अंदर उलट के रख दें तो पानी उसकी ऊंचाई तक चला जाता है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जो कि कुछ हाइट तक पानी को लेके जाता है, लेकिन अगेन ये भी मैकेनिज्म जो है वो इतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि कैपिलरिटी का जो मैकेनिज्म है उसमें एक तो इसको पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं। इट अकर्स ड्यू द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेजन ऑफ वाटर। एडहेजन शुरू से पढ़ते हैं। ग्लास ट्यूब विद नैरो बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की ये डेफिनेशन है, ग्लास ट्यूब जिसका नैरो बोर होता है, जिसके अंदर वाली जो जगह है वो नैरो सी होती है, उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। ये फिगर में शो किया हुआ था, कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप किया हुआ है तो पानी उसके एक खास लेवल तक ऊपर चढ़ गया। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन द ट्यूब। इट अकर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेजन। ये एडहेजन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। एडहेजन जो है वो क्या है? अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद द ग्लास।
वाटर के मॉलिक्यूल की जो ग्लास की वॉल्स हैं, जो ट्यूब कैपिलरी ट्यूब की जो वॉल्स हैं उनके साथ जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको एडहेजन कहते हैं, ठीक है। तो एडहेजन की फोर्स की वजह से कैपिलरी में पानी ऊपर की तरफ को चढ़ता है। द हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द बोर। बोर का डायमीटर जितना नैरो होगा उतना वाटर ज़्यादा ऊपर को चढ़ेगा, यानी जितना डायमीटर कम होगा उसका, जितनी ट्यूब, यानी कहना चाहिए जितनी ट्यूब ज़्यादा खुली होगी उतना पानी कम ऊंचाई तक जाएगा, जितनी ट्यूब तंग होगी उतना पानी ऊंचाई तक जाएगा। तो ये बोर का जो डायमीटर है उस पर डिपेंड कर रहा होता है पानी कहाँ तक जाएगा। लेकिन एसेंट ऑफ सैप को ये भी एक्सप्लेन नहीं करता प्रॉपरली। कैपिलरी बोर ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैक्टेड इज अबाउट 40 मीटर इन डायमीटर। इट्स कैपिलरी फोर्स कैन रेज वाटर ओनली अप टू 40 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी को कैपिलरी जाइलम की जो वेसल्स हैं, वेसल्स एक ट्यूब है ना, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के तौर पे अगर अपना रोल प्ले करें तो भी वो जो ट्यूब्स हैं वो 40 सेंटीमीटर तक पानी को ऊपर लेके जा सकती हैं, इससे ज़्यादा ऊपर तक नहीं। कैपिलरिटी वर्क्स ओनली इफ वन एंड of the capillary tube is dipped in water, but in this situation does not exist in nature. नेचर में ऐसा नहीं होता कि पानी इतना ज़्यादा ज़मीन में हो कि जाइलम डायरेक्टली जो है वो उसमें डिप किया हुआ पड़ा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जाइलम डक्ट्स ऑफ रूट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड वाटर ऑफ द सॉइल। जाइलम जो है वो डायरेक्टली वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता, बल्कि रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कार्टिकल से एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आगे एंडोडर्मस में से होता हुआ जो है वो जाइलम में जा रहा होता है। तो डायरेक्टली जो है वो रूट के जाइलम सेल्स पानी में नहीं पड़े होते। तो ये वाला मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन नहीं करता वाटर की मूवमेंट अपवर्ड। उसके बाद कुछ थ्योरीज थी, वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें गॉडल्यूस्की जो है एक साइंटिस्ट, उसने कहा था कि थ्योरी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ वुड पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेस। यानी उन्होंने कहा कि वुड के जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनकी पंपिंग एक्टिविटी, जैसे मोटर पंप होती है कि वो चलती है तो पानी हम लोग ऊंचाई की तरफ, टैंकी की तरफ ले जाते हैं, तो उसने ये कहा कि वुड पैरेन्काइमा के सेल्स जो है वो पंपिंग एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से पानी ऊंचाइयों की तरफ जाता है। Periodic change in their osmotic pressure causes pumping action. This increase, there is an increase in the osmotic pressure in these cells. एक ये ख्याल था, लेकिन ये भी कोई जो है, it withdraws water from the boarding vessels. The osmotic pressure decreases from water into the vessels. In this way water moves step by step. यानी ये गॉडल्यूस्की जो है इसने ये वाला थॉट पेश किया था अपना। और एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट था जेसी बोस, उसने 1923 में कहा था कि ascent of sap is due to the pulsatory activity of cortical cells of the stem outside the endodermis. उसने कहा था कि एंडोडर्मस के बाहर जो स्टेम के कॉर्टिकल सेल्स हैं उनकी पल्सेटरी एक्टिविटी होती है, रिदमिक मोशन, यानी उनमें रिदम में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ हो जाता है। बोस ने ये वाला आइडिया पेश किया था। स्ट्रासबर्गर जो है उसने अप्रूव कर दिया था इस थ्योरी को। उसने देखा था कि प्लांट्स जिनमें plants showed continued what he showed that water continued to rise up in plants after death of their cells. यानी अगर उनके सेल की डेथ भी हो जाए तो प्लांट में जो वाटर की मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहती है। तो उसने फिर ये वाले जो वाइटल थ्योरीज थी स्ट्रासबर्गर, उसने इनको डिसअप्रूव कर दिया था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि या तो वुड पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस की पंपिंग एक्टिविटी की वजह से, या फिर पल्सेटरी एक्टिविटी और कॉर्टिकल सेल्स। तो अगर सेल्स की डेथ भी हो जाती है प्लांट में तो भी वाटर की जो मूवमेंट है अपवर्ड वो जारी रहती है। तो इस तरह से वाइटल थ्योरीज जो हैं ये भी इतनी ज़्यादा अप्रूव्ड थ्योरीज या इतनी वैलिड थ्योरी नहीं मानी गई। अब जो नेक्स्ट लास्ट वाली थ्योरी हम लोगों ने पढ़नी है स्टूडेंट, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ये सबसे वैलिड थ्योरी है अभी तक, जो कि असेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। ये हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है वो यहीं तक आप लोगों ने याद करना है।